आवाज क्लियर आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें बात हो रही है ओपिनियन के बारे में। एक बार हैंड रेज कर दो, आवाज सही आ रही है? अब हम लोग बात करेंगे ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन किसका? देखो, हर किसी को तो ओपिनियन नहीं लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई हमारे पास जैसे केस आया कोई, अब हम लोग तो वकील है भाई। हमें क्या पता कि मेडिकल की टर्म्स में क्या होता है। हमें मेडिकल का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वैसे ही क्या है कि अगर कोई भी केस आता है, ठीक है, अगर हमें पता करना है कि ये फिंगरप्रिंट इस इंसान का है या नहीं है, तो हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो फिर अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है। ऐसे ही क्या है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन नंबर 39, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट क्या करेगा? एक्सपर्ट का मतलब क्या है? जिसे किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या है, नॉलेज है। जैसे हम लोग एक्सपर्ट हैं लॉ के, हमें लॉ की नॉलेज है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें मेडिकल की नॉलेज होती है, तो इसी तरह से कि व्हेन द कोर्ट हैज, जब हमारी कोर्ट को क्या करना है, फॉर्म करना है एक ओपिनियन को। एक ओपिनियन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केस आया, उन्हें पता करना है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, वकील तो नहीं बता सकता ना। वो कौन बताएगा? वो डॉक्टर बताएगा देख के। तो जब किसी कोर्ट को फॉर्म करना है किसी ओपिनियन को, किसका ओपिनियन? किसी फॉरेन लॉ का। कोई फॉरेन लॉ है, हमें उसका ओपिनियन फॉर्म करना है कि अच्छा क्या उस वाले कंट्री में, उस वाली कंट्री में ऐसा कोई लॉ है क्या। हमें कोई ओपिनियन फॉर्म करना है साइंस और आर्ट से रिलेटेड या फिर किसी दूसरी फील्ड से रिलेटेड। हमें कोई ओपिनियन फॉर्म करना है आइडेंटिटी का या हैंडराइटिंग का। आइडेंटिटी जैसे मैंने बताया ना, मैंने जैसे हमने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ा था, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो। इसी तरह से कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करना, फिंगर के इंप्रेशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच अ फॉरेन लॉ। कहते कि ऐसा नहीं है, हर इंसान को तो नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ उसी इंसान से पूछा जाएगा जिससे उस चीज के बारे में नॉलेज है, जो कि जिसके पास क्या है, स्किल्स है फॉरेन लॉ में, साइंस आर्ट में और अदर फील्ड में। और उसका ही ओपिनियन लिया जाएगा, मतलब उसी से रिलेटेड ओपिनियन लिया जाएगा जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई के बारे में पूछ लिया जाए, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन के बारे में पूछ लिया जाए, और जो इससे रिलेट करता है वो सब रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। इसे एक्सपर्ट कहा जाता है। समझ गए क्या? हैंड रेज करो, है ना। सिंपल है। बार बार अब आप कहोगे कि बार बार फिर वही फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट। तो ऊपर में बताया गया कि कोर्ट ओपिनियन फॉर्म करेगा इससे रिगार्डिंग। कौन फॉर्म करेगा? कौन कौन करेगा? एक्सपर्ट। उस एक्सपर्ट के पास स्किल्स भी तो हो, फॉरेन लॉ का, साइंस का, आर्ट का। ठीक है, ये एग्जांपल से रीड कर लेना। अब है क्लॉज नंबर 2। व्हेन इन अ प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज, जब एक प्रोसीडिंग चल रही है और एक प्रोसीडिंग में कोर्ट का क्या, कोर्ट को क्या करना है, ओपिनियन को फॉर्म करना है। और वो जो मैटर है वो रिलेट करता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ट्रांसमिटेड, कंप्यूटर रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, पहले ये नहीं था। तो इसमें क्या है कि अब ओपिनियन फॉर्म करना कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड। ऑब्वियसली बात है, हमें नॉलेज नहीं होगा। एक वकील को कितनी का नॉलेज होगी लैपटॉप की। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके लिए हम क्या मंगवाएंगे, एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि आप आइए और इसे एग्जामिनेशन कीजिए। द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रेफर टू इन सेक्शन 79A। 79A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। हैंड रेज कर दो। एक्सप्लेनेशन बात करता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस शेल बी एन एक्सपर्ट। कहते जैसे कोई कंप्यूटर सही करता है, ठीक है, कोई कंप्यूटर सही करता है तो वो एक्सपर्ट मान लिया जाएगा उस लैपटॉप का, उस कंप्यूटर का। कहते जो भी एग्जामिनर होगा ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का, शेल बी एन एक्सपर्ट, उसे क्या माना जाएगा, उसे एक्सपर्ट माना जाएगा, उसे दुकान वाला नहीं बोला जाएगा, उसे एक्सपर्ट कहा जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर है? ये हमारा था सेक्शन नंबर 39। अब अब ये सेक्शन बहुत जरूरी है। इसमें काफी सारे केस लॉज हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। देखो जी, पहला केस है राधा देवी का।
एन एक्सपर्ट वाज डिफाइन द पर्सन हु, मतलब देखो उसी पर्सन को एक्सपर्ट कहा जाएगा जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस किया है, अदरवाइज नहीं। एक वकील देखो, जिस जिस वकील उसे ही वकील कहा जाएगा जो प्रैक्टिस करता है, समझ रहे हो? जो प्रैक्टिस नहीं करता, जिससे नॉलेज नहीं है, उसे लॉयर कहा जाता है। आपको पता है ना इस चीज के बारे में? तो एक्सपर्ट तो वही होगा जो जो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने जो अभी हॉस्पिटल में मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, वही एक्सपर्ट माना जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाना छोड़ दूं, अब मैं 5-6 साल ना पढ़ाऊं, तो वो एक कॉमन सेंस है कि मैं एक्सपर्ट नहीं रहूंगी फिर पढ़ाने में। सही बात है ना? क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, हम काम करते जाएंगे, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमें पता है, नॉलेज आती जाएगी। जब मैं ये काम छोड़ दूंगी तो मुझे नॉलेज नहीं आएगी, कॉमन सेंस है। फिर स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस जयलाल का केस है, held that an expert witness is one who has made the subject upon which he speaks a matter of a particular study, practice or observations। कहते कि वो भी एक एक्सपर्ट विटनेस माना जाएगा, वो भी एक एक्सपर्ट विटनेस माना जाएगा जो कि कुछ बोलता है। विच ही स्पीक्स, वो क्या करता है? विच ही स्पीक्स मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टडी, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन। समझ गए क्या? स्टडी, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड भी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो भी एक्सपर्ट है। देखो वही एक्सपर्ट है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुको। रणवीर, निकलो यार, क्लास ले रही हूँ मैं। देखो, अब है कि उसके पास क्या होनी चाहिए, ही मस्ट हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ ऑफ द सब्जेक्ट। उसके पास क्या हो? स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ गए क्या? उसके बाद है हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट इन सेक्शन 39 क्लॉज नंबर 1 इंक्लूड्स एक्सपर्ट इन टाइप राइटर्स। कि जो टाइप राइटर्स होते हैं ना, वो भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। जैसे कि देखो, अब किसी ने कुछ लेटर क्या किया, टाइप किया, उसका अप्रोक्स टाइम है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में उसने 5 पेजेस टाइप कर दिए। तो हम एक टाइप राइटर को बुलाएंगे और उसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या सर ये पॉसिबल है कि 2 मिनट में कोई 5 पेजेस को टाइप कर दे क्या? हैंड रेस करो। ये कौन बताएगा? ये हम लोग तो बताएंगे नहीं। ये बताएगा जो टाइप राइटर में, जो कि जिसे नॉलेज है ना, जिसे एक्सपीरियंस है। फिर है ये राम का केस छोड़ दो, कंचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। देखो, अब एक और बात है। अब हमारे एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दिया कि सर हाँ, ये फिंगरप्रिंट इसी के हैं, या फिर उसने दिया कि सर ये काम कि हमारी नॉलेज से हमें पता लगा कि ये काम इसी ने किया। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसके जो भी उसने बोला, जो भी उसने अपना ओपिनियन दिया, उसके साथ बाउंड है। वो बाउंड नहीं रहेगी, समझ गए क्या? अब ऐसा थोड़ी कि वो, अब हो सकता है कि वो झूठ भी बोल दे, उसे पैसे खिला दिए जाएं, वो झूठ बोल दे, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो बोलते कि यहाँ पे जो कोर्ट है वो बाउंड नहीं है, उन्होंने जो भी उसे ओपिनियन दिया उसके लिए वो बाउंड नहीं रहेगा कोर्ट। समझ गए क्या? है ना? ये देखो, इस वाले केस में देखो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट एविडेंस इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। सिर्फ कॉरोबोरेटिव के काम आएंगे, हम लोग इस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडवाइजरी इन नेचर। ये एडवाइजरी है, नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। हैंड रेस कर दो। बात समझ गए क्या? ये वाला केस रहने देना, ये मत करना। फिर सीबीआई का केस है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज ओनली अ केस वेयर मेडिकल एविडेंस मेक्स, मतलब एक ऐसा है कि सिर्फ मेडिकल, जो कि मेडिकल होते हैं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, सिर्फ उसे ही हम लोग मान सकते हैं, मतलब वही कोर्ट क्या करेगा, उसे मानेगा। अदरवाइज बाकी सारी टाइप राइटिंग, फिंगरप्रिंट इसे नहीं मानेगा। चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने। क्लियर है?
अब है सेक्शन नंबर 40, फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। कहते कोई फैक्ट है, अब उस फैक्ट पर आपका क्या ओपिनियन है। अब मैं बोलती हूँ कि अरे राहुल, राहुल ने किया मर्डर, ठीक है, राहुल ने क्या किया, मर्डर किया। अब आप क्या ओपिनियन देते हो भाई। अब आप फैमिली मेंबर हो या फिर आप सोसाइटी में रहते हो, साथ में रहते हो, आप क्या कहना चाहोगे। तो फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, कहते ऐसा फैक्ट जो कि रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट माना जाएगा अगर वो सपोर्ट करता है या रिबर्ट करता है। ऐसा ही पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसी कोई चीज जो सपोर्ट करे या रिबर्ट, रिबर्ट का मतलब भी जो इनकंसिस्टेंट हो जाए वो क्या माना जाएगा, वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। सेक्शन नंबर आप एक बार देख लेना, इसमें 9-10 के आसपास हमने ऐसा ही एक पढ़ा था। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, अगर वो सपोर्ट करते हैं या रिवर्ट करते हैं, समझ गए क्या। अब आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है कि अरे राहुल तो ऐसा ही है, ये तो शुरू से ही सबके साथ लड़ाई करता है। तो हम चाहें तो, अब आपने उसके उसमें क्या कहा, इनकंसिस्टेंट में कहा, मतलब सॉरी सपोर्ट में कहा। आप ये जो फैक्ट है, मर्डर किसने, इन्हें मर्डर किया, आपने इसके सपोर्ट में कहा कि हाँ ये तो सबके साथ ही लड़ाई करता है, मैं बोल दूं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये ओपिनियन भी रेलिवेंट माने जाएंगे। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए क्या, समझ गए ना। अब है सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 बोलता है हैंडराइटिंग की सिग्नेचर का भी जो ओपिनियन होगा वो रेलिवेंट होगा। अब देखो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर भाई, हैंड, अब हमें नहीं पता चलेगा कि ये हैंडराइटिंग इसकी है कि नहीं है, ये सिग्नेचर इसने किया कि नहीं किया, ये कौन पता करेगा, ये एक्सपर्ट पता करेगा। हमें क्या पता भैया, अब कोर्ट को पता करना है कि ये पर्टिकुलर सिग्नेचर इसने किया कि नहीं किया, तो वो कौन पता करेगा, एक्सपर्ट। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom any document was written और साइन, कहा जाता है कि जब हमारे कोर्ट को एक ओपिनियन को फॉर्म करना है, ठीक है, कि क्या ये डॉक्यूमेंट इसके द्वारा लिखा गया है या इसके द्वारा साइन किया गया है। द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, कहते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। देखो एक वो पर्सन है जो कि उसका फैमिली मेंबर है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको कितने दिनों से क्लासेस पढ़ा रही हूँ, है ना, कितने दिनों से पढ़ा रही हूँ। अब थोड़ा बहुत आपको अंदाजा तो हो गया कि मैं इसी तरह से लिखती हूँ, मतलब मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसके ऊपर गोला मार देती हूँ, मतलब देखो नॉलेज आ गई, ठीक है। मतलब एक एक पर्सन आप हो जो कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि मैडम रोज ऐसे ही लिखती है, मैडम की हैंडराइटिंग ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन एक हो गया एक्सपर्ट, एक है एक्सपर्ट जिसने काफी सारी स्टडी की है, जिसे काफी सारी नॉलेज है। एक वो पर्सन है जो कि क्या दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। समझ गए क्या, दो तरह के लोग हैं। एक तो उसका फैमिली मेंबर है, यहाँ लिखा है ये फैमिली मेंबर की बात हो रही है कि द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द नॉलेज, मतलब उसे नॉलेज है कि ये मैडम रोज ऐसे लिखती है, बाय whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written। आपको पता है कि ये मैडम ऐसे लिखती है और ये एफ मैडम ऐसे ही बनाती है, तो ये मतलब ऐसे नहीं बनाती, ऐसे बनाती है, तो ये चीज आपको पता है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। फिर है कि when the court has to form an opinion as to the electronic signature, ठीक है, and certifying authority which has issued the electronic signature। अब वो भाई वो तो देखो सिंपल बात है, अब वो तो आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस तरह से है, रेलिवेंट है कि नहीं, सेम है कि नहीं है। तो उसके लिए तो हमें कौन बुलाना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें एक्सपर्ट ही बुलाना पड़ेगा। समझ गए क्या, है ना। अब है सेक्शन नंबर 42। अब यार ये राइट और कस्टम देखो बार बार आ रहा है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बार बार हर टॉपिक में आ रहे हैं। राइट और कस्टम हमने सेक्शन नंबर 12 में भी पढ़ा, उसके बाद एक और जगह हमने पढ़ा, मुझे अभी याद नहीं है, और एक हमारा सेक्शन नंबर 42 हो गया। तो देख लो, when the court has to form an opinion, जब हमारे कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है कि क्या ये कस्टम सही है या नहीं है, मतलब ऐसा कस्टम को फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी कस्टम को जो लोग फॉलो करते हैं या जिसने उस कस्टम के बारे में जिसे नॉलेज है, हम उसी को बुलाएंगे कोर्ट में और उससे पूछेंगे कि क्या सर ऐसा कस्टम फॉलो होता है क्या। समझ गए क्या। when the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to the existence of such custom or right of the person who would be likely to know,
भाई जिसे उसके बारे में नॉन पता है, नॉलेज है, हम उसी से पूछेंगे। एंड आर रेलिवेंट फैक्ट, समझ गए। कहते हैं जनरल कस्टम और राइट्स में इंक्लूड कस्टम्स एंड द राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ अ पर्सन। कोई भी क्लास का कोई भी पर्सन है जिसे उसके बारे में नॉलेज है, वो कुछ भी आके कहेगा हम उसे रेलिवेंट मान लेंगे। समझ आया। अब हमने ये तो कर लिया, अब इसमें ना थोड़ी सी बात थोड़ी अलग है। अब ये देख, इजी लग रहा है थोड़ा। ये आगे इजी है, ये भी इजी है, फिर करेक्टर वाला भी इजी है। करेक्टर वाला भी इजी है। अभी मुश्किल पता कहाँ से स्टार्ट होगा, 55 56 से स्टार्ट होगा मुश्किल वाला। यहाँ तो अभी 55 तक तो बिल्कुल इजी है। अब है ओपिनियन एज टू यूसेज इज टीनेंट। अब देखो भैया, अब मैंने किसी को रेंट पे कुछ अपना घर दे रखा है। अब उस घर से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आया, या ये डिस्प्यूट आ गया कि भैया ये मेरे रेंट पे रहते हैं कि नहीं रहते, अब ये कौन बताएगा? क्या कोई एक्सपर्ट आके बताएगा क्या? भाई ये तो खुद बताएगा जो वहां पे रह रहा है। समझ गए क्या? हैंड रेस करो। जो खुद वहां पे रह रहा है वही बताएगा। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू यूसेज टीनेंट ऑफ एनीबॉडी ऑफ अ मैन और फैमिली। ध्यान से समझो कि अब ये लैपटॉप है मेरे सामने, ये लैपटॉप मैं चला रही हूँ, ठीक है, ये लैपटॉप मैं चलाती हूँ। अब ये कोर्ट में क्वेश्चन आ गया कि इस लैपटॉप को कौन चलाता है, इस लैपटॉप में नोट्स किसने बनाए, ये क्वेश्चन आ गया। तो मेरे फैमिली मेंबर से पूछा जाएगा ना, मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये नोट्स किसने बनाए। तो मेरे घर वाले बताएंगे ना कि भैया इसने बनाए, ये लैपटॉप इसी के पास रहता है, हमने तो यूज भी नहीं किया कभी। समझ गए क्या? हैंड रेस करो। तो भाई जहां पर एक एक्सपर्ट किसी के घर के मामलों में घुस के पता थोड़ी करेगा। सिर्फ एक्सपर्ट तो वही है जिससे किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है। भाई घर में क्या लड़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो घर वालों को ही पता है, या जो उसका यूसेज कर रहा है उसको ही पता है। जैसे मैं इस लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, मुझे ही पता है कि मेरे लैपटॉप में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजन चैरिटेबल फाउंडेशन, जैसे गुरुद्वारा मंदिर होता है ना। अब गुरुद्वारा मंदिर से रिलेटेड वो चैरिटेबल फाउंडेशन होती हैं। तो अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। अब जैसे मान लो कि गुरुद्वारा है, ठीक है। अब गुरुद्वारा से रिलेटेड एक कोई भी ओपिनियन हमें फॉर्म करना है कि क्या गुरुद्वारा में ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो वो कौन बताएगा? ऑब्वियसली बात है, हम लोग पंडित को तो बुलाएंगे नहीं, हम वहीं के लोगों को बुलाएंगे। जो गुरुद्वारा में जो लोग काम करते हैं, जो पाठ करते हैं, हम उसी को बुलाएंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि क्या गुरुद्वारे में ऐसा होता है कि नहीं होता। समझ गए क्या? बात समझे। फिर है मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आपको पता है कि हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना। अब मैं अपनी पंजाबी में कुछ वर्ड बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगा। अब वैसे ही अब आप अपनी भाषा में कुछ बोलो तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो देखो ये है वर्ड्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स एज टर्म यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। कहते कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वर्ड्स और टर्म्स को यूज किया जाता है। और अब देखो, अब मुझे पंजाबी आती है, ठीक है। अब अब पंजाबी में मैंने आपको कुछ बोल दिया। आप आपने कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया, कोर्ट को ये पता करना है किसने पंजाबी में क्या बोला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप जहां पे भी रहते हो वहां पे पंजाबी किसी को भी नहीं आपके कोर्ट में भी किसी को नहीं आती होगी। अब वो क्या करेंगे, वो बुलाएंगे मुझे। या तो देखो मेरे को पंजाबी आती है, या तो मेरे को बुलाएंगे, या वो किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिसको पंजाबी आती है, और वो पूछेंगे कि क्या बताओ कि इस वर्ड का क्या मतलब है। समझ गए क्या? है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर वर्ड और टर्म को लेके भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वही चीज, द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज आर अ रेलिवेंट फैक्ट। अब आ गया रिलेशनशिप। भैया ऑब्वियसली बात है, आपको और मुझे पता है, आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मुझे पता है कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, सिंपल बात है। एक रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट का। इस इस रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो कौन बताएगा? आप और मैं ही बता सकते हैं क्या? हम दोनों के अलावा कोई और बता सकता है क्या? क्योंकि हमारी देखो, बाकी क्लास में तो बच्चे आते हैं, लेकिन हमारे क्लास में तो सिर्फ आप ही स्टूडेंट हो, सिर्फ आप और मैं ही हूँ जिससे पता है। तो अगर हमें ओपिनियन फॉर्म करना है किसी रिलेशनशिप को लेके, when the court has formed an opinion as to relationship of one person to another, कि ये इंसान इसका क्या लगता है, क्या लगता है, ये क्वेश्चन आ गया।
देन हम क्या करेंगे, देन हम उसके फैमिली मेंबर से ही पूछेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई एक्सपर्ट तो बताएगा नहीं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है क्या रिलेशन नहीं है। समझ गए क्या? हैंड रेस करो। फिर ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज, देखो जी, कोई भी लिविंग पर्सन, कोई भी लिविंग पर्सन आके कुछ बोल रहा है, वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। लेकिन उसके पास कुछ ग्राउंड होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर उसने ये ग्राउंड शो कर दिया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो वो माना जाएगा रेलिवेंट। समझ गए क्या? ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ रेलिवेंट का। समझ गए? अब ना हम करेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ करेक्टर? देखो अगला चैप्टर करेक्टर व्हेन रेलिवेंट। करेक्टर कब रेलिवेंट होगा? अब जैसे मैं तो भाई बहुत अच्छी हूँ, है ना, मैं सबके साथ प्यार से बात करती हूँ। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई डिस्प्यूट आया, तो तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि अरे क्या टीचर गुस्सा करती थी क्या? आपको कोई नहीं, भाई टीचर ने तो कभी भी गुस्सा नहीं किया। तो ये करेक्टर होता है। अच्छा बुरा, है ना, उसकी क्या रेपुटेशन है, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं आपके बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ, मैंने आपके साथ फ्रॉड तो नहीं किया, मैंने आपके साथ वायलेंस तो नहीं किया, मुझे गुस्सा जल्दी तो नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता है। ये सब हमारा करेक्टर होता है। समझ गए क्या? है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब कोई ये कह दे कि भैया राहुल ने तो उसका मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है, तो अब कोर्ट पता करेगा ना उसकी सोसाइटी में कि क्या इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। अगर तो ये सबके साथ ऐसी गुस्से में लड़ लड़ जाता सबके साथ, तो मान लेंगे कि हाँ भाई उसे गुस्सा आता है। अब नहीं आता तो भाई फिर तो मतलब झूठ बोल रहा है। अब पूछ लिया जाए कि भैया ये हमने हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राहुल ने फ्रॉड कर दिया ऐसा। भाई उसने तो आज तक कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया, उसने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, तो ये रेलिवेंट है। ठीक है, ये होता है करेक्टर और ये रेलिवेंट होता है। करेक्टर को इंडियन लॉ में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। बट करेक्टर इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस ट्रेड्स और क्वालिटीज विच अ पर्सन हैज अ सेट ऑफ वर्च्यूज, कैन बी गुड और बैड। कि कुछ ऐसी उसकी चीजें होती हैं जो कि गुड और बैड हो सकती है, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदार, बेईमान, अच्छा नेचर है, बुरा नेचर है, गुस्सा करना, गुस्सा नहीं करना, प्यार करना, वो सब इसका करेक्टर है। करेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। देखो जी, एक होती है आपकी रेपुटेशन, आपको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, व्हेन व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। समझ रहे हो? व्हाट अ पीपल थिंक्स अबाउट यू। अब देखो भाई, जिन लोगों ने मेरे से बात नहीं करी, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग हैं, अब आपने मेरे से बात की है, गगन ने, इन सब ने मेरे से बात की, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने मेरे से बात की, उन्हें मेरे नेचर का पता है। समझ रहे हो? उन्हें मेरे नेचर का पता है। लेकिन अब जिन्होंने मेरे से बात ही नहीं की, तो वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे मेरी शक्ल देख के, मेरे नोट्स को देख के कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना, अच्छा या बुरा। व्हाट पीपल थिंक अबाउट पर्सन, वो आ जाएगा जिन लोगों ने मेरे से पढ़ाई नहीं की। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने मेरे से एक्सपीरियंस लिया है, मेरे नोट्स परचेज करे हैं, व्हाट पर्सन टेल बाय हिज एक्सपीरियंस। अब आप मेरे बारे में जो भी बोलोगे ना, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बोलोगे, मेरी शक्ल देखकर नहीं बोलोगे। समझ गए? फर्क पता चला क्या फर्क है इसमें? कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो है रेपुटेशन में आएगा। आपने मेरे साथ बात करी, आपका क्या एक्सपीरियंस था, वो डिस्पोजिशन में आएगा। अब है सेक्शन नंबर 47, इन अ क्रिमिनल केस। याद रखना, सिविल केसेस में गुड करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। सिविल केस है कोई, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का केस है, फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे फ्रॉड कर लिया, ठीक है, मतलब फ्रॉड कर लिया, सिंपल है, फ्रॉड कर लिया। अब क्या हुआ? अब मैं अच्छी हूँ, मैंने पहले कभी फ्रॉड नहीं किया, ये रेलिवेंट थोड़ी होगा। मैंने कहा ना सिविल केसेस में, सिविल, ये लिख लो कि सिविल केसेस में कभी भी गुड करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। क्रिमिनल केसेस में क्यों होता है? क्योंकि वो क्रिमिनल में होता है, जैसे मर्डर, रेप, ये सब, मार पिटाई करना। यहाँ पर गुड करेक्टर रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि पता तो चले कि इसने पहली बार ऐसा किसी की मार पिटाई करी है, कि इसने पहले भी करता है। समझ गए क्या? हैंड रेस करो। द rationale is that a person of a good character is less likely to commit a crime that is influence a presumption of innocence। समझ गए क्या?
क्योंकि यहाँ पर अगर उसका गुड करेक्टर हमें पता चल जाएगा तो हम कहीं ना कहीं मान लेंगे कि वो इनोसेंस है। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट करेक्टर एविडेंस कुड बी कंसीडर इन determining the guilt or innocence of accused, highlighting the importance कि कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप अगर अगर आपने उसका गुड करेक्टर भी प्रूव कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका इनोसेंस मतलब वो प्रूफ हो जाता है थोड़ा बहुत इनोसेंस कि वो इनोसेंस है। क्लियर है। लेकिन अब याद रखना सेक्सुअल एक्सपीरियंस कि जैसे कि हमारे रेप के केसेस होते हैं ना, तो रेप के केसेस में फॉर एग्जांपल कि किसी के साथ रेप हुआ तो उसने पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी के साथ नहीं किया, वो मायने नहीं रखता। याद रखोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे और बच्चे फिर गुम हो जाएंगे कि अरे ऐसे कैसे। अब जिनका दिमाग तो चलता है बेवकूफों की तरह, वो कहेंगे कि हाँ भाई सेक्सुअल एक्सपीरियंस रेलिवेंट होगा, लेकिन नॉट रेलिवेंट भाई। उसने पहले किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं किया, हमें उससे क्या। समझ गए। अगर उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उस लड़के के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अगर अगर उसने पहले, वो अनमैरिड है और अगर उसने फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी के साथ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गलत है। समझ गए। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर भी लिखे हुए हैं बीएनएस के। अब ये सेक्शन क्या बात करते हैं, वॉयरिज्म के बारे में बात करता है, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है, अडल्ट्री, ये सब इसमें बात करते हैं। अडल्ट्री शायद इसमें नहीं होगा, रेप के केसेस होंगे, सब इसमें होगा। तो बोलते कि अब रेप का केस आया, सेक्सुअल हरा कोई लड़की बोलती कि भाई ये मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। अब वो बोलेगी कि अच्छा पहले ये बताओ क्या तुम्हारा कोई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है क्या, वो बोलेगी हाँ। अरे तुम्हारे तो करेक्टर ही ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना, क्योंकि सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज अ करेक्टर। समझ गए। सेक्सुअल एक्सपीरियंस, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज अ करेक्टर, वो रेलिवेंट नहीं होगा, ऐसा करेक्टर रेलिवेंट नहीं माना जाता इन द केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस। कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं ना, ये सब लिखा है, द करेक्टर ऑफ बोथ accused एंड विक्टिम इज irrelevant। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों, accused और victim दोनों के लिए irrelevant होगा। एविडेंस ऑफ द victim प्रीवियस सेक्सुअल बिहेवियर इज ऑल्सो इरेलीवेंट, कि उसका प्रीवियस सेक्सुअल बिहेवियर कैसा था। मैं बताती हूँ सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब क्या है, कि जैसे एक लड़का लड़की है, अभी उनमें बिल्कुल सब कुछ सही है, देन वो कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनके बीच में लड़ाई हो गई और लड़के ने बदला बदला लेना चाहता था, इस वजह से इसके साथ जबरदस्ती की, मतलब रेप किया। तो कहते कि रेप यहाँ हुआ, रेप बाद में हुआ, इससे पहले इनका बिहेवियर कैसा था, अच्छा था बिहेवियर, ये भी इररेलेवेंट है। समझ गए क्या। ठीक है। हम्म। ठीक है, बाकी ये सेक्शन 49 और 50 बाद में करेंगे, मुझे इसमें कुछ मतलब ढूंढना है, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने यहीं तक 48 तक ही पढ़ा था। बाकी हम लोग, मैं कोशिश करूंगी कि कल